प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र जो अर्थशास्त्र का वर्ष 2025-26 की परीक्षा का संपन्न हो चुका है प्रश्न पत्र, इसके हल को समझेंगे। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आए थे उनको समझेंगे और आगे चलकर हम प्रश्न क्रमांक 21 में एक सवाल था जिसमें कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन ज्ञात करना था, उसको भी समझेंगे। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2025-26 यह अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र जो आपका स्कूल में हो चुका है, चाहे विद्यार्थी कॉमर्स वाले हों या आर्ट वाले, उन सब के लिए एक जैसा प्रश्न पत्र मिला था। ये प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको वार्षिक परीक्षा में आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसमें से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में जो सही विकल्प चुनकर लिखिए में पूछा गया कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है क्या कहलाता है। तो कुल उपयोगिता में ऐसा परिवर्तन जो कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है वह कहलाता है सीमांत उपयोगिता। सही उत्तर है सीमांत उपयोगिता। विद्यार्थियों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपने कितने उत्तर इनमें से सही किए हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने इसमें से देख करके अपने मिलान किया और आपने मुझे बताया। चलिएगा आगे, हम अगला प्रश्न है कि एक कारखाने में 5 मजदूरों द्वारा कुल 100 इकाई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। औसत उत्पादन क्या होगा। तो औसत उत्पादन निकालने का क्या सूत्र है आपको पता होगा। एपी यानी औसत उत्पादन निकालने के लिए टीपी यानी कि कुल उत्पादन में हम क्या करते हैं, श्रम की इकाइयाँ जो हैं उनसे भाग दे देते हैं। जो हमारी साधन की इकाइयाँ उनसे भाग देंगे। तो यहाँ पर जो कुल उत्पादन हुआ है 100 इकाई, तो 100 इकाई में हम भाग देंगे 5 से, उत्तर आ जाएगा हमारा 20। तो इस प्रकार से यहाँ पर औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, 20 इकाई। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि किसी देश में एक वर्ष में जीडीपी 8 लाख करोड़ है। किसी देश में एक वर्ष में जो जीडीपी है वह 8 लाख करोड़ है। इस वर्ष मूल्यह्रास 60,000 करोड़ है। तो देश का एनडीपी कितना होगा, एनडीपी निकालना है। तो एनडीपी निकालने का सूत्र क्या है। एनडीपी निकालने के लिए हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एनडीपी हमें ज्ञात करना है। तो जीडीपी है हमारा, इस जीडीपी में से हमें मूल्यह्रास को घटा देंगे तो उत्तर हमारा निकल के आ जाएगा 7,40,000 करोड़ रुपए। कितना उत्तर हो जाएगा, 7,40,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो विनियोग गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आप यहाँ देख सकते हैं विनियोग गुणक का सूत्र भी यहाँ पर लिखा है। गुणक को हम के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। एक में से हम MPC को घटाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा रिक्त स्थान क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ पे भरना है सार्वजनिक। अगला रिक्त स्थान है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता के स्तर को रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ भरना है संख्याओं में। उत्पादन बंद कर देने पर
परिवर्तनशील लागतें रिक्त स्थान हो जाती हैं, तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं जब हम उत्पादन बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है एनएनपी बराबर जीडीपी ऋण, उसके बाद रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ पर मेरे अनुसार एनएनपी बराबर जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास को घटाएंगे। तो यहाँ पे मूल्य ह्रास यदि आपने लिखा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणक का मान कितना होगा। तो गुणक का मान 2 होगा। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। हम जानते हैं गुणक यानी के बराबर उसका सूत्र है 1 बटे कोष्टक के अंदर 1 ऋण एमपीसी। यहाँ पर हमने इसको मान को भरा, जैसे 1 बटे 1 ऋण 0.5, यानी एमपीसी का मान हमने यहाँ भर दिया 0.5। फिर बाद में इनको 1 में से 0.5 को घटा दिया, आ गया 1 बटे 0.5 और इनको हल करने के बाद आ गया 2। तो इस प्रकार से इसका जो रिक्त स्थान है यहाँ पर भरेंगे 2। अंतिम रिक्त स्थान है कि बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय एवं रिक्त स्थान का विवरण होता है। तो यहाँ पे भरना है व्यय का। तो इस प्रकार से हमारे ये रिक्त स्थान है वो हमने समझ लिए हैं। आगे हम बात करते हैं सत्य असत्य की। सत्य असत्य प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देती है। बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देती है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, यह कथन भी सत्य है, क्योंकि हम अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील लागतों को ही बदल पाते हैं। तो सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, ये कथन सत्य है। समरूप उत्पाद या समरूप वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, यह कथन कैसा है, सत्य है। तो ये 3 शुरू के कथन जो सत्य हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि अगला कथन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 2.00 होगी। यह कथन असत्य है। कैसे असत्य है मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। अंतिम जो हमारा प्रश्न है सत्य सत्य का कि व्यापार संतुलन में व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं की जो दृश्य मदें होती हैं उनको ही शामिल किया जाता है, अदृश्य मदों को शामिल नहीं किया जाता। अब हम यहाँ पर ये एक सवाल दिया है, चौथा सवाल कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 2.00 है, तो इसको असत्य बताया है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे एक बार यहाँ देख लेते हैं कि एमपीसी और एमपीएस यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे यदि हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो एमपीएस कितनी आना चाहिए, एमपीएस आएगी 0.20, जबकि वहाँ पर दिया है 2.00, इसलिए कथन हमारा कैसा है, असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न आया है सही जोड़ी बनाइए का। मैं अगले पेज पर आपको ले चलूँगा जहाँ पे मैंने सही जोड़ी बनाकर लिख दी हैं। तो हम आगे चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए में ये देखिए, पूरक वस्तुओं से जोड़ी बनेगी। कार और पेट्रोल ये पूरक वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल से जोड़ी मिलाना है। पूर्ण प्रतियोगिता, क्रेता तथा विक्रेता की अधिक संख्या होना, ये पूर्ण प्रतियोगिता से जोड़ी मिलेगी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। जॉन मेनार्ड, यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत लिखा है, जॉन मेनार्ड कीन्स यानी जेएम कीन्स का जन्म वर्ष 1883 और केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935। तो यहाँ पर ये हो गया 1835 और 1883 और 1935। तो ये आपने यहाँ सही जोड़ी मिलान भी देख लिया है। अब हम आगे बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बजट सेट किसे कहते हैं। एक वाक्य में जो प्रश्न आया उत्तर लिखना है, बजट सेट किसे कहते हैं।
तो बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमत पर कोई उपभोक्ता अपनी जो आय रहती है उससे खरीद सकता है। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर भी दिखाया, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। बजट सेट का अर्थ यहाँ पर लिखा कि बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमत पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है। अगला प्रश्न है, किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? तो उत्तर है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग किस बिंदु तक करती है? तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जिस बिंदु पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब MR बराबर MC ये कहें कि सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत के, तब उस बिंदु तक कोई भी फर्म है वो श्रम का उपयोग इस बिंदु तक करती है। अगला प्रश्न है, दोहरी गणना की समस्याएं क्या हैं? तो राष्ट्रीय आय में जब हम राष्ट्रीय आय गणना करेंगे उसके दौरान किसी वस्तु की कई बार गिनती करना, कई बार गणना करना ही दोहरी गणना कहलाती है। दूसरे शब्दों में थोड़ा यहाँ बताने का प्रयास किया है कि दोहरी गणना मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में एक से अधिक बार शामिल करना, उसे हम दोहरी गणना कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि MPC बराबर 0.5 है तो प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपए है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका उत्तर है 200 करोड़ की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? 200 करोड़ की वृद्धि होगी। लेकिन ये कैसे उत्तर आएगा, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए यदि आपको जानना है कि 200 करोड़ कैसे आए। अगला प्रश्न है, अदायगी संतुलन के दो मुख्य खातों के नाम लिखिए। तो अदायगी संतुलन, जिसे हम भुगतान संतुलन भी कहते हैं, उसमें दो खाते, चालू खाता और पूंजी खाता। CRR किसे कहते हैं? CRR को हम नगद कोष अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। इसका मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा है। CRR क्या है कि व्यापारिक बैंक के द्वारा RBI के पास रखी गई जमा राशि का अंश ही CRR कहलाता है। व्यापारिक बैंक द्वारा RBI के पास रखी गई जमा राशि का अंश ही CRR कहलाता है। CRR को हम नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। अब आगे के जो प्रश्न हैं इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा देने नहीं पहुँचा या 12वीं की परीक्षा दे रहा है, तो बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहा है, तो उसके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनकी तैयारी भी वो कर सकते हैं। हम आगे चल करके 21वें प्रश्न को आगे हल करेंगे, तो आप यहाँ से चाहें तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं और इन प्रश्नों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे करके पहुँचते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसका हल मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर तालिका दी है, तालिका में क्या दिया है? श्रम की इकाइयाँ दी हैं, कुल उत्पादन दिया है और ज्ञात करना है सीमांत उत्पादन। तो श्रम की इकाइयाँ, एक इकाई के साथ कुल उत्पादन जब 35 है तो सीमांत उत्पादन 35 ही हुआ, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही श्रमिक है, तो यहाँ पर 35। फिर इसके बाद दूसरा श्रमिक लगाने से कुल उत्पादन कितना हो गया? 50 हो गया। कितने की वृद्धि हुई वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी दूसरे श्रमिक को लगाने से सीमांत उत्पादन कितना बढ़ गया? सीमांत उत्पादन कितना हो गया? 15 हो गया। कैसे ज्ञात करेंगे? 50 में से 35 को घटा देंगे, 15 आ जाएगा। फिर तीसरे श्रम को लगाने से कुल उत्पादन 69 इकाई हुआ, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। और चौथे श्रम को लगाने से, श्रम की इकाई लगाने से कुल उत्पादन 92 है, तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन 23 इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। इसी के अथवा में एक प्रश्न और आया कि यहाँ पर दिया गया है श्रम की इकाइयाँ और कुल उत्पादन खाली छोड़ा था, सीमांत उत्पादन लिखा था। तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन, पहले श्रम की इकाई से सीमांत उत्पादन 10 इकाई है, तो कुल उत्पादन भी 10 रहेगा। सीमांत उत्पादन 8 हुआ, तो हम क्या करेंगे? 10 और 8 को जोड़ देंगे, 18 हो गया। फिर सीमांत उत्पादन 6 इकाई, तो 18 में 6 जोड़ेंगे, कुल उत्पादन 24 इकाई। फिर सीमांत उत्पादन 4 इकाई, तो यहाँ पर 24 में 4 जोड़ेंगे, 28 इकाई। और अंत में सीमांत उत्पादन 2 लिखा है, 2 इकाई, तो यहाँ 28 में 2 जोड़ देंगे, तो कुल उत्पादन हो जाएगा 30 इकाई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस सवाल को भी समझ लिया है।
अब हमारा एक प्रश्न रह गया है। उस प्रश्न के बारे में मैंने कहा था कि 200 करोड़ की वृद्धि कैसे हुई, तो उसके समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न आप एक बार और देख सकते हैं कि यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपए है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमें गुणक की गणना करना होगी और बाद में हम देखेंगे कुल आय में कितनी वृद्धि हुई, इसकी गणना करेंगे। तो गुणक की गणना कैसे होगी, हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से यानी कि एमपीसी के माध्यम से करते हैं। एमपीसी कितना है, 0.5 है, तो हम गुणक का सूत्र लिखेंगे, ये गुणक का सूत्र है, यहाँ मान भरेंगे और यहाँ पर हमें गुणक की गणना करते समय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद कुल आय में वृद्धि की गणना करेंगे, तो यहाँ पर आय में वृद्धि की गणना करने के लिए के गुणा विनियोग, विनियोग की राशि 100 करोड़ है, कि हमारा 2 आया है, तो 2 और 100 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 करोड़। इस प्रकार से ये हमारी कुल आय में वृद्धि की गणना हो गई 200 करोड़ रुपए। तो विद्यार्थियों, मैंने आज आपको प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपके कुल मिलाकर जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे 32 और 4 नंबर का एक प्रश्न और था, यानी कि कुल मिला के 36 नंबर की तैयारी मैंने आपको आज के वीडियो के माध्यम से करा दी है। 36 नंबर का जो प्रश्न पत्र आप कैसे हल करके आए हैं उसमें से आप मैच कर सकते हैं। यदि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता है कि 12वीं में वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो इस अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर देख सकते हैं। एक वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कि आप ये पूरे 2025-26 के जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संग्रह मैंने किया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आप सबने देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।